नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफगानिस्तान की सूरत हाल पे ही मजीद बात करेंगे, तज्जिया हासिल करने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज एवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, एक जो भी सूरत हाल काबुल के अंदर डेवलप हुई है, उसके बाद यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी कुछ हद तक कन्फ्यूजन पाई जाती है। किस तरह देख रहे हैं आने वाले हफ्तों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल किस तरह डेवलप होगी? थैंक यू। पहली बात यह है कि यस, यकीनन सूरत हाल बहुत तेजी से इवॉल्व हुई है और बहुत तेजी से डेवलप हुई है। खुद मुल्ला ब्रदर अखुंज़ादे ने काबुल में बात करते हुए कहा है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी तक हम काबुल पहुंच जाएंगे। तो अगर तालिबान खुद सरप्राइज हुए हैं तो दुनिया का या पाकिस्तान का सरप्राइज होना कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं समझता कि पॉलिसी डिवीजन में कोई कंफ्यूजन है। हम फोर्सी कर रहे थे कि ये होना है, अगरचे स्पीड, जैसा पहले मैंने कहा कि ये जो तालिबान ब्लिट्स हुआ है इसमें स्पीड ने सबको सरप्राइज किया है, लेकिन हमारी पॉलिसीज इन प्लेस हैं, हमें पता है आगे किस तरफ जाना है। तालिबान का इवेंचुअली टेक ओवर कर लेना नजर आ रहा था। अच्छा जनरल साहब, इससे पहले बैक इन द 90s जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान जो है वो उनको तस्लीम करने के हवाले से वन ऑफ द फ्यू अर्ली जो स्टेट्स थी उसमें से एक था। लेकिन इस मरतबा लग रहा है कि एहतियात बरती जा रही है। इस मरतबा इस किस्म की कोई अनाउंसमेंट फिलहाल नहीं आई है। पॉलिसी शिफ्ट देख रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान एहतियात के साथ आगे चल रहा है। मेरे ख्याल में तमाम ममालिक एहतियात कर रहे हैं। पहली बात यह है कि इन्होंने जो हुकूमत अभी आई है, इन्होंने सफारती ताल्लुकात या सफारती पॉलिसी का अभी ऐलान नहीं किया है। ये बहुत जल्दी है कि हम तालिबान से एक्सपेक्ट करें कि वो कल अपना पॉलिसी बयान दे दें। उन्हें भी वक्त चाहिए क्योंकि वो भी सरप्राइज हुए हैं और इतने बड़े मुल्क का कंट्रोल संभालना जिसमें तकरीबन 4.25 करोड़ आबादी है, उसके लिए वो भी तैयार नहीं थे। तो मेरे ख्याल में इन ऑल फेयरनेस उन्हें 3 से 4 माह का वक्त देना चाहिए ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज करें, अदारों को समझें, अपने अदारों को सरबराह मुकर्रर करें। उस वक्त तक जो अच्छी बात है, चीन का सफारत खाना काम कर रहा है, रूस का कर रहा है, हमारा सफारत खाना अफगानिस्तान में है और वो ऑलरेडी काम कर रहा है। तो किसी से उन्होंने सफारती ताल्लुकात मुनक़ते नहीं किए हैं, कोई नई पॉलिसी नहीं दी है। तो इस तरीके से अगर 2 से 3 माह का वक्त लग जाए तो मेरे ख्याल में इसको कोई हर्ज नहीं है और दुनिया को भी तालिबान को इतना वक्त देना चाहिए। आप ये भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अब अपने आप को भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है, थोड़ा सा रिफॉर्म बल्कि किया है, मैं ये लफ्ज अगर इस्तेमाल करूं तो। बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा किया है। उन्होंने भी 20 बरस में बहुत सबक सीखा है। उस वक्त जब मुल्ला उमर ने टेक ओवर किया था तो आपको याद होगा कि 50 लाख रेफ्यूजीज तो सिर्फ पाकिस्तान में आए थे। जो ईरान में गए और वेस्टर्न वर्ल्ड में गए उनकी तादाद इसके अलावा थी। अब इस वक्त अमेरिका खुद तकरीबन 10,000 आदमियों को इवैक्यूएट करके ले जाना चाहता है। वो खौफजदा भी हैं और एक बेहतर लाइफ का अपना मुस्तकबिल भी देख रहे हैं। तो लोग जाना चाहते हैं जिन्होंने 20 बरस तक कारजाई और अशरफ गनी गवर्नमेंट का और अमेरिकन के साथ ताउन करके तालिबान के खिलाफ इन ताकतों से ताउन किया, तो वो अप्रीहेंसिव हैं। एयरपोर्ट पे जो हालात नजर आ रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। उस वक्त नजीबुल्लाह को चौक में लटका दिया गया था। आज अशरफ गनी खामोशी से निकल गए हैं। इन्होंने आके आम मुआफी का ऐलान किया है। अभी उन अपने जो टेलीविजन है उससे वो ऐलान कर रहे हैं कि लोग काम रहें, जो अनवांटेड लोगों के हाथों में असलहा है वो उसको वापस ले रहे हैं और लाइफ को वो नामल चलने दे रहे हैं। इस वक्त भी काबुल के अंदर ट्रैफिक और ये सब कुछ नामली चल रहा है। जनरल साहब, एक और जो पॉइंट है जिसके ऊपर कई तज्जियाकार जो हैं वो सोच विचार कर रहे हैं वो ये है कि इस सारी तब्दीली का स्पिल ओवर इफेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर आएगा, खासतौर पे बॉर्डर एरियाज के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर, वो किस तरह देखते हैं आप? इसके क्या असरात होंगे? मेरे ख्याल में असरात पॉजिटिव ही हो सकते हैं, नेगेटिव की तवक्को नहीं है और खुदा न करे कि वो नेगेटिव हों, क्योंकि वहां से शरारत हो कहां से रही थी। वहां अशरफ गनी गवर्नमेंट हमें मुर्द इल्जाम ठहरा रही थी और हम सब ने देखा कि उसने इमरान खान साहब की मौजूदगी में 10,000 ट्रेंड फाइटर्स अंदर भेजने का इल्जाम लगा दिया। इंडिया को एक स्पेस मिली हुई थी और वो मुसलसल हम पर इल्जाम लगा रहे थे। CIA भी डुप्लीशियस था, वो कभी हम पर इल्जाम लगाते थे, कभी शुक्रिया अदा करते थे और कभी सेफ हेवंस का ताना देते थे। तो उस सारे गौब में उनको एक स्पेस मिली हुई थी पाकिस्तान के अंदर
तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वसातत से और जो डिस्प्लेस्ड बलोच हैं उनके जरिए पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी करने के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिला हुआ था। तालिबान ने जो सारी दुनिया को जमानत दी है और आज जो वो पाकिस्तान में भी आए हुए हैं, उन्होंने ये जमानत दी है कि हमारी सरजमीन किसी भी रीजनल या इंटरनेशनल कंट्री के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं उनमें इतनी ताकत और प्रोग्रेस है कि वो पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। जब सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी तो हमारा अफगानिस्तान के साथ तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनका अमन, उनकी तिजारत हमारे साथ मुंसलिक है, हमारी उनके साथ मुंसलिक है। और फिर जिस तरह रीजनल कंट्री, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ले लें, सी पैक के जो एक आगे एक्सटेंशन है, या रूस का सी पैक तक आना, सेंट्रल एशिया का अफगानिस्तान से गुजर के आना, ये तमाम इतनी अच्छी नवीद है अफगानों के लिए कि वो अभी जिस तरीके से उन्होंने तालिबान के साथ ताउन भी किया, उसके पीछे भी मुझे ये चीज नजर आती है कि वो अभी अमन चाहते हैं। 40 बरस जंग बहुत हो गई और मुल्ला अखुंज़ादे की ये स्टेटमेंट कि हम अफगानों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए आए हैं, मेरे ख्याल में दिस इज ऑल गुड न्यूज। अनलेस हालात इसको रिवर्स कर दें तो उस वक्त तक हमें स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहिए। और जनरल साहब, अगर इस सारे मामले के अंदर भारत के हवाले से बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में डिबेट जो है वो इनकम्प्लीट रहती है। इसको किस तरह देखते हैं? भारत ने बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की पिछले 10-15 साल के अंदर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन अब इस तरह लगता है कि वो इस पूरे इक्वेशन से जो है वो बाहर निकल चुका है। कितना बड़ा ये फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर रहा भारत के लिए पिछले 10-15 साल के अंदर? भारत ने 3 बड़ी गलतियां की। पहली बात यह है कि उन्होंने तमाम एग्स एक बास्केट में डाले। वो एंटी तालिबान ही रहे और अशरफ गनी और कारजाई हुकूमत के साथ उनका ताउन रहा। उनको उन्होंने मिलिट्री एड भी दी, ट्रेनिंग भी दी, हेलीकॉप्टर्स भी दिए, सब कुछ उनको दिया। और वो बहुत खुश थे कि शायद तालिबान अमेरिका की मौजूदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो एक तरफ वो अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर रहे थे, दूसरी तरफ वो अफगान हुकूमतों के साथ बैठे थे और तालिबान को अंडरडॉग समझते हुए उन्होंने उनके खिलाफ जंग की। उसकी वजह अजीत दोवाल, जो हु इज कॉलिंग द शॉट्स, या नरेंद्र मोदी है, इन्होंने वो जो काबुल का जहाज अगवा हुआ था, कंधार अगवा होकर हिंदुस्तान से आया था, उस चीज के बाद तालिबान से रिवेंज करने की एक ठान ली थी जो एक नेगेटिव सोच थी। जबकि रूस ने डिफीट के बावजूद उनसे ताल्लुकात एस्टेब्लिश किए। अमेरिका आज भी उनके साथ बातचीत कर रहा है, बल्कि उन्हें व्हाइट हाउस आने की दावत भी दी जो मटेरियलाइज नहीं हुई है। उनके साथ डायलॉग भी किए। तो इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया ने इसी में आफियत जानी कि हम अमेरिका और अशरफ गनी गवर्नमेंट के होते हुए इस सरजमीन में इन्वेस्टमेंट भी करें और इसको असल में प्लेटफॉर्म यूज करें एंटी पाकिस्तान टेररिज्म के लिए, एंटी पाकिस्तान कार्रवाइयों के लिए। अब वो चीज फायर बैक कर गई है। अब जब तालिबान आए हैं तो उन्हें पता है कि उनके साथ इंडिया ने कोई खैर सगाली का राब्ता नहीं रखा, बल्कि उनके साथ राब्ता सिरे से था ही नहीं। तो जब वो उनके साथ 20 साल इन कम्युनिकेशन नहीं रहे तो ये उनका एक स्ट्रेटेजिक और प्लानिंग का फेलियर है। और अब उन्हें इसकी कीमत अदा यूं करनी पड़ेगी कि खुद अमेरिका ने उन्हें डायलॉग टेबल पे नहीं बिठाया। एक्सटेंडेड ट्रॉयका में रीजन का सबसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद उनकी कोई शमूलियत नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक हुआ है उनको अपनी नालायकी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज एवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया।